बघेल ने सक्ती जिले में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ के किसानों को एक और बड़ी सौगात देने की घोषणा की है। सीएम ने कहा कि 2018 की तरह फिर से कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। दरअसल 2018 में कांग्रेस पार्टी ने जिन दांवों पर सत्ता हासिल की थी उनमें कर्ज माफी भी शामिल था। लिहाजा कांग्रेस इस बार भी उसी कार्ड को खेलने के लिए तैयार है। भूपेश बघेल जानते हैं कि किसानों को साधने से चुनाव पर कितना असर पड़ेगा। कैसे, आइए समझते हैं। छत्तीसगढ़ की लगभग 44% भूमि कृषि योग्य है। लगभग 80% आबादी कृषि से जुड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ में कुल पंजीकृत किसान 24,96,000 हैं। इसका मतलब अगर कर्ज माफी जैसे वादे असरकारक रहे तो चुनाव में कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलना लाजमी है। वहीं सरकार ने किसानों के हित में एक और कदम बढ़ाया है, जिसमें धान खरीदी भी शामिल है। धान छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल है। छत्तीसगढ़ की जीडीपी में धान का 22% से ज्यादा हिस्सा है। वहीं आंकड़े बताते हैं कि साल 2000-2001 में 4,63,000 टन धान खरीदी हुई। साल 2003 में 27,50,000 टन धान खरीदी हुई। साल 2008 और 9 में 37,37,000 टन धान खरीदी हुई। साल 2013 में 78,35,000 टन धान खरीदी हुई। साल 2014 में 80 लाख टन धान खरीदी हुई। साल 2017 में 56,88,000 टन धान खरीदी हुई। साल 2018 में 80,37,000 टन धान खरीदी हुई। साल 2022 में रिकॉर्ड 107 लाख टन धान की खरीदी हुई है। आंकड़ों के अनुसार धान उत्पादन और खरीदी में अच्छा खासा इजाफा हुआ है, इसीलिए पंजीकृत किसानों की संख्या में भी काफी बढ़ोतरी हुई। साल 2018-19 में 1,19,000 किसान पंजीकृत थे, जो साल 2022-23 में 2,30,000 हो गए। वहीं कांग्रेस सरकार ने अब तक 9,270 करोड़ रुपए किसानों का कर्ज माफ किया है। आज ये मंच के माध्यम से मैं घोषणा कर रहा था कि जैसे पिछले समय किसान बन के ऋण माफी कर रहे हैं, हमारे फिर से सरकार बनाओ, किसान बन के ऋण माफी हुई। हालांकि इन योजनाओं और घोषणाओं पर विपक्ष की कुछ और ही राय है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि पूर्ण कर्ज माफी के धोखे से 2018 में सरकार बनाई और 5 साल तक लाखों किसानों का कर्ज बरकरार रखा। अब आप सोचिए कि इन किसान विरोधी सरकार ने फिर ऐसा क्या किया कि किसान फिर कर्जदार हो गए। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने तंज कसते हुए ट्विटर पर लिखा, घोषणावीर आज कैंडी क्रश नहीं, छत्तीसगढ़ की भावनाओं से घोषणा खेल रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने भी कहा कि अब इनकी घोषणाओं का कोई असर नहीं होगा। ये झूठ बोलने वाली, भ्रम फैलाने वाली सरकार है। जितने वादे पहले किए उनमें से एक को भी पूरा नहीं किया। वहीं सांसद ने पीएससी घोटाले पर यादें ताजा की। अरे इनकी अब कोई घोषणाओं का कोई असर नहीं होना है। झूठ बोलने वाली सरकार, भ्रम फैलाने वाली सरकार, जितने वादे पहले किए हैं उसको एक को भी पूरा नहीं किया। हर वर्ग की चप्पल घसवाया इन्होंने, है ना। नौजवान को 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। पीएससी घोटाला हुआ, उस गरीब आदमी से पूछो कि जिसकी मां ने गहने बेचे, पिताजी ने जमीन बेची और उसको जब सोचा कि ये कहीं डिप्टी कलेक्टर बनेगा, बड़े बड़े स्थान पर आएगा, जब रिजल्ट निकला तो नेता और अधिकारी के बच्चे पास हुए। अब इस सरकार का भ्रम दूर, अब ये कितनों घोषणा कर ले, कोई असर नहीं है। इसलिए ये सरकार बदल रही है, परिवर्तन आ रहा है। चुनाव स्वयंवर जैसा है। जनता को जो पक्ष जितना लुभा पाएगा, भरोसा दिला पाएगा, जीत की माला उसके गले में होगी और ये 3 दिसंबर को तय हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, रायपुर। नमस्कार, जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में चुनावी बयार बह रहा है और इस बयार के बीच आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों का कर्जा माफ का ऐलान करके एक बड़ा ब्रह्मास्त्र कहा जाए या मास्टर स्ट्रोक कहा जाए, वो चलने की कोशिश की है। इसका असर कितना होगा 3 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ के राजनीतिक फिजा में फिलहाल जो है किसानों के कर्जा माफ का जो
बात है वो लगातार घुलते जा रहा है, लगातार इस पे चर्चाओं का दौर तेज हो चुकी है। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। पहले उनका ताल्लुक आपसे करा देता हूं। कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय ठाकुर है, युवा नेता है। धनंजय जी आपका स्वागत है। बीजेपी की ओर से उमेश घुड़मुड़े है, प्रवक्ता है, युवा नेता है। उमेश जी आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक उचित शर्मा भी हमारे साथ है। उचित जी आपका भी स्वागत है। धनंजय जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, फिर से एक बार किसानों का कर्जा माफ नारे के साथ आप चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, कितना लाभ मिलेगा आपको? देखिए, निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने शक्ति में जनसमूह को संबोधित करते हुए बड़ी घोषणा की है कि प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी तो हम फिर एक बार प्रदेश के किसानों को कर्ज मुक्त करेंगे। और हमारा मकसद है प्रदेश के जो 80% आबादी कृषि कार्यों से जुड़ा हुआ वो इतना मजबूत हो जाए कि किसी प्रकार से उसको कोई समस्या न हो। हमने पिछली बार आप देखेंगे 2018 में कर्ज माफी की बात कही थी और मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं भूपेश बघेल जी और 2 घंटे के भीतर किसानों को कर्ज माफ करते 20 लाख किसान कर्ज मुक्त हो जाते हैं। और इस बार बड़ी जिम्मेदारी के साथ फिर आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, 3 दिसंबर को चुनाव के परिणाम आएंगे और एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ होगी और सबसे पहला कोई तोहफा होगा तो इस प्रदेश के किसानों को कर्ज माफी का तोहफा होगा जो कांग्रेस सरकार देगी। और हम हमेशा किसानों के हित की बात करते हैं। जब हम यहाँ के किसान जो है, जो बड़ी आबादी है, जो एक उपभोक्ता भी है, जब हम उसको मजबूत करते हैं तो खुशहाली पूरे प्रदेश में दिखती है। चाहे व्यापारियों के दुकानदारी चलने का मसला हो, चाहे खेतों में फसल डालाने का मसला हो या रोजगार देने का मसला हो, कृषि जब हम मजबूत करते हैं तो उसका असर पूरी तरफ दिखता है। और हमने कर्ज माफी की बात कही है, हमने किसानों को इस बार 20 क्विंटल धान खरीदने की बात कही है, हम जाति की जनगणना की बात की है। हम इस बार 17 लाख जो आवासहीन है, जिसका मकान गरीबों का मकान नरेंद्र मोदी की सरकार ने छीना, उनको मकान देने की बात की है। 4 बड़ी घोषणाएं हमने की है, निश्चित तौर पर इसका लाभ हमको मिलेगा। बिल्कुल। उमेश जी, किसानों का कर्जा माफ, ये वही नारा है जो 2018 में कांग्रेस को 15 सालों बाद सत्ता में लाने के लिए बड़ी भूमिका निभाई थी। फिर से कांग्रेस ने ऐलान कर दिया, मुख्यमंत्री ने कह दिया मंच से कि किसानों का कर्जा माफ होगा। देखिए अवधेश जी, छत्तीसगढ़ की जनता ने बीते 5 वर्षों में इनका चाल चरित्र और चेहरा देखा है और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित पूरी कांग्रेस पार्टी को इस बात का एहसास हो चुका है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। भरोसे के संकट से जूझ रही कांग्रेस ऊहापोह की स्थिति में है। आज तमाम वर्गों ने कांग्रेस को नकार दिया है। खुद कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस को भविष्य को लेकर के नकारने का काम किया है और शायद इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी हार को देखते हुए, कांग्रेस पार्टी की बहुत बुरी तरह की पराजय को देखते हुए इस प्रकार की घोषणा एक बार इसी विश्वास में ला रहे हैं कि फिर से काट की हांडी चढ़ जाएगी। लेकिन छत्तीसगढ़ के किसानों ने देखा है कि किस प्रकार से उनके साथ कर्ज माफी का वादा तो किया गया था, लेकिन कैसे उनको ठगा और छला गया। केवल अल्पकालीन ऋण माफ और बाकी के ऋण का क्या हुआ, राष्ट्रीयकृत बैंक का क्या हुआ, मध्यकालीन का क्या हुआ, दीर्घकालीन का क्या हुआ, यहां तक कि मैं तो तारीख के साथ बताऊंगा 9 जनवरी 2019 को 19-20 के शीतकालीन सत्र के दरमियान माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा था कि हम रिकॉर्ड मंगा रहे हैं, राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्जधारियों के रिकॉर्ड मंगा रहे हैं, 2 से 3 दिन के अंदर में कर्ज माफी की प्रक्रिया हम प्रारंभ कर देंगे, 2019 में कहते हैं। और आज 23 के चुनाव के पहले फिर से उनको घोषणा करनी पड़ती है, तो उनके कथनी और करनी का अंतर इस प्रदेश का किसान देख चुका है। और एक तरफ तो किसानों के लिए आप वादा करते हैं, लेकिन उसी किसान के पुत्र को बेरोजगारी भत्ते के नाम पे तरसाते हैं, उसी किसान के बेटे और बेटी को पीएससी के नाम पर यहाँ पर धोखा करके यहाँ पर तरसाने और खून के आंसू रुलाने का काम करते हैं। तो किसान देख रहे हैं कि उनके पुत्र पुत्रियों के साथ भी कैसे अन्याय हो रहा है। इसका हिसाब भी इस सरकार को। ठीक है, एक बार मैं उचित जी का रुख कर लेता हूं। उचित जी, राजनीति की सियासत को और बखूबी आप आंकड़ेबाजी को समझते हैं। आप पेशे से बैंकर भी रह चुके हैं, लगातार वित्तीय संस्थाओं के लिए आप अपने योगदान देते हैं। कैसे देखते हैं आप मुख्यमंत्री की इस घोषणा को कि फिर से एक बार किसानों का कर्जा माफ का ऐलान, और कहा जा रहा है कि ये मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? उचित जी, देखिए डॉक्टर अवधेश जी, किसी भी सत्तारूढ़ पार्टी का जब भी इस तरीके के कर्ज माफी की घोषणा करना, मतलब आपको मैं कहूंगा कि उपलब्धियों का अभाव आपके पास, आपकी उपलब्धियों का अभाव हो रहा है क्या जो आप कर्ज माफी की तरफ जा रहे हैं? ये ठीक है, ये एक आध ये चीजें देखिए एमएसपी से या कर्ज माफी में मैं कहूंगा कि बहुत सारे लोग इससे चीजें
आपस में को रिलेट करते हैं, लेकिन एमएसपी देखना मतलब उनके जीवन का उत्थान में आप लगे, उनको सही प्राइस दे रहे हैं, सही दाम दे रहे हैं, उसके में पक्षधर हैं हम। लेकिन ये जो कर्ज माफी की जो इंटेंसिटी आप बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे ही कर्ज माफी आप करेंगे उनसे तमाम चीजें जो है वो प्रभावित होती है। आप देखिए कि मध्य प्रदेश 3.25 लाख करोड़ कर्ज जमा हो चुका है। इस पूरी बीच में किसानों के बीच भी होना चाहिए, लेकिन उन किसानों के बीच ही जाए जो इसकी बहुत ज्यादा इसकी जरूरत हो। हकीकत ये हो रहा है कि जिस तरीके से केवल रकबा छत्तीसगढ़ के प्रदेश में केवल रकबा जो है वो धान का ही नहीं बढ़ा है डॉक्टर अवधेश, रकबा बढ़ा है प्रदेश के लोन का, रकबा बढ़ा है प्रदेश की अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धियों का, रकबा बढ़ा है तो उपलब्ध आय का, रकबा बढ़ा है तो आपकी आबकारी की रेवेन्यू का। तो रकबा केवल एक ही जगह नहीं बढ़ता, रकबा बहुत सारी जगह आपको बढ़ा हुआ है। आप हमारे लोन को भी आप देखना पड़ेगा कि हमारे जो केंद्र से अपने लोन है, इंटरनेशनल लोन ले रहे हैं, केंद्र से लोन ले रहे हैं, बैंकों से लोन ले रहे हैं, उस पर भी हमको जाना चाहिए। इसका दुष्परिणाम ये दिख रहा है, पिछली बार कर्ज माफी था, इस बार कर्ज माफी की उम्मीद में जो अधिक कर्ज ले लिया गया है किसानों द्वारा, जो औसत प्रतिवर्ष जो बढ़ता है डॉक्टर अवधेश कि जो आपको 700 करोड़ 800 करोड़ जो बढ़ता है, इस बार उससे डबल ट्रिपल जो है कर्ज लिया गया है, इस उम्मीद में कि इस साल चुनाव है और वो कर्ज माफी होगी। तो कर्ज माफी का मतलब है कि मुझे लगता है कि भाई मैं किसी की सरकार का विरोध नहीं कर रहा हूँ, आपकी विचारधारा का विरोध में नहीं हूँ, आपकी कार्यशैली के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन मैं मूलतः इस बात को कि अगर कर्ज माफी की तरफ आप जा रहे हैं, इसका मतलब आपकी उपलब्धियां कम हो गई है क्या? कर्ज माफी की तरफ आपको तब ही जाना पड़ेगा जब आप सत्ता में आना चाहते हैं। पिछली बार आप सत्ता में आना चाह रहे थे तो कर्ज माफी का तर्क संकट जवाब आपका अगर है तो स्वीकार है कि आप ऐसे लोग बिल्कुल उचित जी मुझे याद है, बिल्कुल उचित जी मुझे याद आ रहा है फरवरी मार्च के आसपास की बात है, आप ही का एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, उसमें आपने कहा था कि कर्ज माफी की उम्मीद पे किसान जो है वो अपने अधिकतम सीमा तक लोन ले रहे हैं, जो पिछले 3 सालों में अधिकतम सीमा के आधे तक भी नहीं पहुंचे थे। इस साल उन्हें उम्मीद है, इसलिए वो अधिकतम सीमा के आसपास लोन ले रहे थे। इस बात का अंदेशा आपने फरवरी मार्च में ही जता दिया था, आपका एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था। तो क्या लगता है कि आर्थिक स्थिति में कितना प्रभाव पड़ेगा? और जो जानकार कहते हैं कि पिछले बार तकरीबन 10,000 करोड़ का लोन वेवर किया गया, इस बार वो आंकड़े जिस हिसाब से किसान बढ़े हैं लगभग 15,000 करोड़ के आसपास में जाएगा। पिछली बार जो हम किसानों की संख्या बढ़ी है, जिस तरीके से किसान में प्रॉफिट दिखा, ये पॉजिटिव पहलू है कि भूपेश सरकार आने के बाद जो रकबा 18 लाख से 32 लाख पहुंच चुका है, इसे कहूंगा कि भूपेश सरकार की उपलब्धि है। धान में जो फसल में क्रांति आई है, ये भी उपलब्धि है, मानता हूँ। जो रूरल इकोनॉमी बनी है वो भी एक क्रांति है, बहुत अच्छी हुई है, वो भी मानता हूँ। लेकिन इसके दुष्परिणाम भी आपको झेलने पड़ेंगे। दुष्परिणाम ये है कि लोग जो है वो कर्ज की उम्मीद से आपके पास खड़े हैं, और कर्ज चूंकि आप माफ कर रहे हैं इसलिए आपको वोट की अपील आप कर रहे हैं। ये कोई तर्क संगत चीजें नहीं दिखती। आर्थिक जिस तरफ हम जा रहे हैं, 34,000 करोड़ हम 2018 में लोन में थे, आज 1,08,000 करोड़ के आसपास हो गए। माइनस करके अगर हम जितना पटा चुके हैं तो आज हम 81 और 82,000 में खड़े हुए हैं। हमारा 1,08,000 1,21,000 के आसपास हमारा बजट पहुंच चुका है। कुछ दिनों में अगर यही चीजें चलती रही तो हम अपने बजट के बराबर पहुंच जाएंगे, जो किसी भी राज्य के लिए घातक सिद्ध होगा। बिल्कुल किसी भी राज्य की आर्थिक स्थिति के लिए उसे बेहद ही घातक माना जाता है कि राज्य के कुल बजट के आसपास में आपका कर्ज पहुंच जाए। मैं लौटूंगा उचित जी आपके पास। धनंजय जी, सवाल उठ रहे हैं, उमेश जी ने तारीख के साथ कोट किया कि 9 जनवरी 2019 को शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री ने इस बात का ऐलान किया कि राष्ट्रीयकृत बैंकों से जो कर्ज लिए गए उसकी जानकारियां मंगाई जा रही है। 2023 आ चुका है, उस जानकारी का क्या हुआ, इस सवाल पूछा जा रहा है, पहला सवाल। दूसरा ये कहा जा रहा है कि चुनावी समर है, इस तरह की घोषणाओं से अब जो है किसानों पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। 2 सवाल है आपके लिए। देखिए, ये एक प्रकार से आदत सी हो गई है देश में कुछ पार्टी की और कुछ विशेषज्ञों की कि अगर किसान का कर्ज माफ कर दिया जाए, अगर मजदूरों को कोई उसकी योजना बनाकर उसके बेहतरी के लिए काम किया जाए, या किसी गरीब वर्ग के लिए कोई सरकार बेहतर काम करती है तो समीक्षा को उसकी तुलना करते हैं कि कर्ज बढ़ जाएगा। मैं तो पूछता हूं, वो दिन में लोग क्यों बात नहीं करते जब नरेंद्र मोदी जी देश के कुछ चंद पूंजीपतियों के 25 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ कर देते हैं, और उस समय क्यों सवाल नहीं उठता? क्यों नहीं सोचा जाता कि किसानों का भी कर्ज माफ होनी चाहिए?
नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के पास इस देश में 17 करोड़ किसानों के ऊपर लगभग 25 लाख करोड़ का कर्जा हुआ है। इस विषय में किसी को सोचने की ना तो फुर्सत है, ना तो सलाह देने की क्षमता। दूसरी बात, किसानों के अगर कर्ज माफ हो रहा है तो क्या कर्ज से माफ होने से इस प्रदेश की उन्नति होगी या कर्ज बढ़ जाएगा? हमने अगर इस प्रदेश में किसानों को खुशहाल लेने के लिए हमने कर्ज लिया ना, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, इस प्रदेश के खजाने को भरने वाला भाई यही किसान है, इस प्रदेश के किसानों को खजाने को भरने वाला यही मजदूर है, इस प्रदेश के किसानों को भरने वाला यही व्यापारी है, जिसे खुशहाली के लिए काम करना सरकार की जिम्मेदारी है। और हमारी सरकार हर उस वर्ग के साथ न्याय करती है जिसको हम लगता है कि इसको आर्थिक से मदद करनी चाहिए। सवाल उठनी चाहिए, सवाल तो ये उठनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी पूंजीपतियों का कर्ज माफ कर रही है और भूपेश बघेल की सरकार किसानों का माफ कर रही है, तो इसमें हम कर्ज की बात करें, मतलब हम उस किसान का विरोध करें, उस मजदूर का विरोध करें। समीक्षा वहां नहीं होनी चाहिए कि 25 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। क्यों देश में 25 लाख करोड़ जो किसानों पर कर्ज उसका माफ क्यों नहीं किया गया? अडानी का माफ हो तो अच्छी बात है, अंबानी का माफ हो तो अच्छी बात है, किसानों का कर्ज माफी घोषणा हो जाए तो वो गलत हो जाता है। ठीक है धनंजय जी, जवाब ले लेते हैं। बिल्कुल वाजिब सवाल आपने उठाया है कि पूंजीपतियों का जो कर्ज है उसे माफ करने के बाद किसानों के कर्जों से आप तुलना कैसे कर सकते हैं? कैसे दोनों में दो तरह के विश्लेषण या दो तरह के आधार हो सकते हैं? उमेश जी, जवाब तो देना होगा कि आप लोग पूंजीपतियों का जो लोन है उसे राइट अप कर देते हैं और उसके बाद किसानों को जब कर्जा माफ करने की बात आती है तो आपने ही कहा कि काट की हांडी उसे आप कह देते हैं, करार दे देते हैं। उमेश जी, देखिए, काट की हांडी मैंने इसलिए कहा क्योंकि बीते 5 वर्षों में हमने देखा, एक तारीख के साथ मैंने उदाहरण भी आपके सामने रखा, बीते 5 वर्षों में धनंजय जी से लेकर के तमाम कांग्रेस के नेता कहते रहे छत्तीसगढ़ में किसान बड़ा खुशहाल है, किसान बड़ा समृद्ध है, हम समर्थन मूल्य से अधिक राशि देकर के धान खरीदी कर रहे हैं, लगातार गौठानों के माध्यम से भी अतिरिक्त आय किसानों को हो रही है, किसानों की वैल्यू एडिशन हो रही है। और उसके बाद परिणाम क्या निकल करके आता है? आज कर्ज को लेकर के जिस प्रकार से वरिष्ठ पत्रकार यहां पर बता रहे थे, कर्ज को लेकर के जिस प्रकार की स्थिति किसानों के यहां पर बनी है, तो कहां से वैल्यू एडिशन हुआ, कहां से किसान समृद्ध हुआ, कहां से किसान का काम आगे बढ़ा, इस बात का जवाब इनको देना चाहिए। तकनीकी तौर पे उमेश जी देखिए, मैं आपसे जवाब ले रहा हूं, मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं, मैं बस एक चीज आपको ऐड कर देता हूं। छत्तीसगढ़ में कृषि का, खेती किसानी का सिस्टम है कि आप सोसाइटी से लोन लेंगे, लोन के बदले में आपको खाद बीज की उपलब्धता होगी, जिसका जो पैसा है वो धान बेचने के बाद सोसाइटी में माइनस हो जाता है। यह सिस्टम है छत्तीसगढ़ में धान बेचने का, धान पे उगाने का। देखिए, निश्चित तौर पे सिस्टम है, लेकिन ये कांग्रेस के नेता ये क्यों नहीं बताते किसान 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 किसान, लेकिन उसी किसान को खाद के रूप में जब मिट्टी पर दी जाती है बोरे में भर करके, तब कांग्रेस के नेता कहां चले जाते हैं? खाद बीज के नाम पर, गुणवत्ता के नाम पर किसानों को छलने और ठगने का काम किया जाता है। और कर्ज के विषय में अरे सुन लो ना भैया, अरे सुन लो साहब, किसानों के पंप से लेकर के तमाम तरह की चीजों को लेकर के आज क्या स्थिति है? हम कह रहे हैं कि कर्ज का विषय है, कर्ज माफी का विषय है, क्या किसानों का दूसरा विषय नहीं है क्या? उनकी बिजली बिल को लेकर के क्या स्थिति है? उनके हॉट पावर को लेकर के आज क्या स्थिति है? मंडी शुल्क को लेकर के आज क्या स्थिति है? इन्हें तमाम सवालों का जवाब लेकर के कांग्रेस के नेता कहां जाएंगे? आज किसानों को जवाब देना होगा। और मैंने इससे पहले पूछा कि किसान का पुत्र अगर पीएससी में जाना चाहता है तो अड़ंगा अटकाने का काम करते हैं, तो बेरोजगारी भत्ता का फॉर्म भरता है किसान का पुत्र, तो उस पर भी और आ जाऊं सर, और आ जाऊं मैं लौट रहा हूं, आपको भरपूर समय मैं दूंगा, मैं लौट रहा हूं। मैं धनंजय जी आपके पास आऊंगा, एक बार उचित जी का रुख कर लेता हूं। उचित जी माफ कीजिएगा, धनंजय जी ने सवाल उठाया कि उद्योगपतियों का कर्जा माफ और किसानों के कर्जा माफ की आप तुलना कैसे कर सकते हैं? मैं माफी चाहूंगा कि मैं आपके अगर समर्थन में हूँ या उनके समर्थन में हूँ, ये कोई बात नहीं है। मैं आपके स्कीम को, योजना को बुरा नहीं बोल रहा और उनकी स्कीम को अच्छा नहीं कह रहा हूँ। वो भी जब कहते हैं कि हमने माफ किया तो उससे मैं फेवर में नहीं हूँ, उसके खिलाफ भी हमने लिखा है। आप सोचते हैं कि मैंने कॉमर्शियल टैक्स से 25 लाख करोड़ 16 लाख करोड़ एक्चुअल जो माफी हुई, हम उसके पक्षधर नहीं है धनंजय जी। मैं उनको भी गलत मानता हूँ कि वो जो हो रहा है वो बड़े स्तर पर गड़बड़ी कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। हम आपने तो जिक्र नहीं किया लेकिन उसका नहीं धनंजय जी एक बार जवाब दे दीजिए। हम बात अपने प्रदेश की हो रही, आप उचित जी आप कंप्लीट कर लीजिए। आप वो जो कर रहे हैं वो बड़े स्तर पे गलत कर रहे हैं। हमारे प्रदेश की बात है तो हम छोटे स्तर पे कर रहे हैं। हमारी सरकार मेरे प्रदेश की है तो हम हमारी ही बोलेंगे कि हमारी सरकार मुझे कहीं टूटी। बिल्कुल
चलो उचित जी की आवाज थोड़ी तकनीकी कारण से सर हम तक नहीं पहुंच पा रही। धनंजय जी आप जवाब दे रहे थे, उमेश जी ने बड़ा वाजिब सवाल उठाया। ठीक है उचित जी आपकी बात है, आपकी आवाज सुनाई दे रही है। और मैं बाद में आपको बताऊंगा कि किसान को कितना फायदा हो रहा है या नुकसान, वो भी बताऊंगा। हकीकत ये है डॉक्टर अवधेश, जैसे ही उनको अनुदान मिलता है, सब्सिडी मिलती है, कर्ज माफी होती है, बैकडोर से सभी कॉर्पोरेट कंपनियां अपने दाम बढ़ा देती है। उदाहरण के तौर पे यूरिया के दाम, टीपीआई के दाम, बीज के दाम, बिल्कुल सर, अगर 2400 रुपए टन है, वो धीरे से जैसी सब्सिडी ज्यादा होती है, सरकार सब्सिडी किसानों के अच्छे के लिए देती है। 2400 रुपए को मान लीजिए यूरिया आ रहा है, वो 2800 रुपए हो जाता है। बीज जो 240 रुपए का होता है, वो 300 रुपए हो जाता है। तो वो जो उनके इंजीनियरिंग के जो उनके किसान इंजीनियरिंग के जो है, उनके जितने भी यंत्र है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। या फसल काटने के लिए जो उपयोग में लाने वाले यंत्र, ट्रैक्टर, ट्रॉली, टायर, कमर्शियल मार्केट में बिल्कुल वाजिब उचित जी आपने बिल्कुल सही कहा कि सरकार तो किसानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए या उन्हें आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाने के लिए योजनाएं लाती है, कर्जा माफ करती है, लेकिन इसका जो फायदा है कमर्शियल मार्केट भी उसको उठाना चाहती है। खैर मैं लौटूंगा आपके पास। धनंजय जी आप कुछ जवाब दे रहे थे। मैं 2 जवाब देना चाहूंगा। आपने जैसे पूछा कि किसानों के हित में आपने क्या किया। छत्तीसगढ़ में 5 साल से अवधेश जी 5 साल से भूपेश बघेल की सरकार किसानों के जेब में पैसा डाल रही है और बीते 9 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों के जेब से पैसा निकाल रही है। चाहे डीजल पेट्रोल में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर हो, चाहे जिस प्रकार से वरिष्ठ पत्रकार ने रासायनिक खादों का जिक्र किया उसके माध्यम से हो, चाहे अन्य जो कृषि यंत्र हो या अन्य प्रकार के साधन जो कृषि कार्यों में आते हैं उस सबके दाम बढ़ाकर। स्वाभाविक सी बात है, 2 साल कोविड काल था, किसानों ने जो यहाँ पे मेहनत किया है उसका हमने प्रतिफल उनको दिया है और किसानों का जब हमने पैसा डाला तो प्रदेश की बाजार, प्रदेश का अर्थव्यवस्था मजबूत हुआ है। और कहीं न कहीं मैंने जैसे कहा ना, बड़ा दुर्भाग्य की बात है जब किसानों की हम बात करते हैं, कर्ज माफी की हम बात करते हैं, मजदूरों की बेहतरी के लिए हम बात करते हैं, युवाओं के बेहतरी के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी इसको रेवड़ी बताती है, इसका विरोध करती है। लेकिन वही अगर अडानी अंबानी की बात आए तो ना तो नरेंद्र मोदी जी के मुंह से कोई आवाज निकलता है, ना भाजपा किसी नेताओं की आवाज निकलता है। वो कर्ज माफ हो जाए तो कर्ज है, अगर किसान का बेटा, क्योंकि देखिएगा अभी आप देखेंगे, मैं एक दिन रिपोर्ट पढ़ रहा था, नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो गुजरात में ही अडानी के 20,000 करोड़ रुपए का टैक्स को माफ किए थे। वो किसका नुकसान है? गुजरात की जनता का नुकसान है। और हमने तो 9,000 करोड़ का कर्ज माफ किया। कितना परिवार? 20 लाख परिवार, यानी 1 करोड़ लोगों को उसका लाभ मिला है और एक अडानी के लिए 20,000 करोड़ रुपए। बिल्कुल सही। चलिए जवाब ले लेते हैं। उमेश जी सवाल तो उठ रहा है ना ये कि उद्योगपति का कर्जा और किसानों का कर्जा क्यों नहीं कर्जा? देखिए, किसानों की कर्ज माफी को लेकर के पहले तो कांग्रेस स्पष्ट करे। मैंने अपने प्रारंभ में कहा कौन सा कर्जे माफ करेंगे। फिर से क्या इस बार छत्तीसगढ़ के किसानों को छलने और ठगने का प्रयास किया जा रहा है? फिर से एक बार काट की हांडी चढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है? स्पष्टीकरण दे। दूसरा, यहाँ पर तमाम तरह के विषय रख रहे थे, तमाम तरह के विषयों पर बोल रहे थे, ये नहीं बताएंगे कि जबरदस्ती छत्तीसगढ़ के किसानों को जो मिट्टी थमा करके उनको। चलिए ठीक है उमेश जी आपकी बात कमोबेश पूरी आ गई। उमेश जी समय का अभाव है, कमोबेश आपकी पूरी बातें आ गई। आप रिपीट आज ज्यादा कर रहे हैं, आप युवा प्रवक्ता है, लेकिन पता नहीं आज क्यों मुझे ऐसा लगा कि आप बार बार उन्हीं अडानी के नाम लेने से डर रहे हैं। ठीक है धनंजय जी, समय का अभाव है, इस चर्चा में आज इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। धनंजय जी आपका शुक्रिया, उमेश जी आपका भी शुक्रिया, उचित जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के ये कि छत्तीसगढ़ की सियासत में चुनावी शिखर तक पहुंचने के लिए एक के बाद एक जो इस तरह की घोषणाएं होंगे उसका अभी क्रम आना छत्तीसगढ़ में बाकी है। इन तमाम क्रमों का, इन तमाम घोषणाओं का कितना असर जनता जनार्दन मतलब मतदाताओं के मनोपटल पे पड़ेगा, इस बात का पता 3 दिसंबर को ही चल पाएगा। फिलहाल आज इसका कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।